खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। एलएसी को लेकर भारत अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव भले ही कम होता नजर आया हो, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से टला नहीं है। चीनी सेना वादे के बावजूद भी अभी भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है। ऐसे में भारतीय सेना भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। वो लद्दाख जैसे मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने में लगी हुई है। तो भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। चीन कभी पीछे हटने की बात करता है तो कभी ये खबर आती है कि चीन अपनी जगह पर डटा हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा ही जा सकता है कि ड्रैगन अपनी चाल तो बदल रहा है, लेकिन अंत में उसे अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ रहे हैं। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जिन 4 जगहों पर भारत और चीनी सेना के बीच गतिरोध था, उन 2 जगहों से चीनी सेना पीछे हटने को राजी नहीं है। अखबार का कहना है कि पैंगोंग झील और पोखरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीनी सेना जमी हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं भारतीय सेना जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, भारत सेना ये फैसला कर चुकी है, भारत सरकार फैसला कर चुकी है, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पूरा अपना कार्रवाई कर रही है। देखते हैं चीन अपने आप जाता है या चीन को अपना नुकसान करके जाना पड़ेगा, ये समय ही बताएगा। और स्थिति बहुत गंभीर है, मैं ऐसा मानता हूं। बहरहाल इन्हीं तनावों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन की 17वीं बैठक हुई। ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। इस बैठक के बाद चीन अब पूरी तरह से जल्दी पीछे हटने पर रजामंद हो गया है। दोनों देशों ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। जल्दी ही जो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन है, उनकी मीटिंग होने वाली है और अवश्य ही लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में 5वीं मीटिंग भी होगी। एक बात तो जरूरी है देखना कि जून 30 की जो मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, उसमें कहा गया था कि डिसएंगेजमेंट स्टेज बाय स्टेज होगा, फेज बाय फेज होगा और हर एक फेज के बाद में वेरिफिकेशन हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की एक बैठक और हो सकती है, लेकिन चीन के 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे की रणनीति पर किसी को एतबार नहीं है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ चौकन्ना रहने और चीन के आर्थिक हितों पर हमला जारी रखने की सलाह ही देते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाते हैं। यदि चीन का कैरेक्टर देखिए, डीएनए देखिए, तो 1962 के चीन का डीएनए क्या रहा है? वो धोखेबाज देश है, धोखा देता है। सवाल ये है कि क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? एकदम नहीं। ड्रैगन से बातचीत के बावजूद भारत अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारत लद्दाख में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। भारत की तैयारियों के जायजे का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दियों में बंद रहने वाला जोजिला पास पर भी जोरदार तरीके से काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो बिल्कुल चीन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता है। उसकी कथनी और करनी में हमेशा ही अंतर रहा है। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है और इसी पर आज का मुद्दे में हमारा यही सवाल है कि हम चीन की धूर्तबाजी और जारी तनाव पर बात करेंगे। इस पर हमारा आज का सवाल ये है, सवाल नंबर 1 कि कैसे सुलझेगी एलएसी की पहेली। सवाल नंबर 2 कि ड्रैगन के अड़ियल रुख का क्या होगा जवाब। साथ ही तीसरा सवाल यह है कि चीन पर क्या एतबार किया जा सकता है। और इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि कब तक चलेगी बात और कैसे सुधरेंगे हालात, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर जारी है लेकिन अभी भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद पहवा जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ऋषभ तिवारी हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ऋषभ, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कर्नल आरपी सिंह, फिलहाल क्या ताजा अभी आपके पास जानकारी है, किस तरह है हालात वहां पर? देखिए, जहां तक हमें जानकारी है, जून 30 के जो मीटिंग होने के बाद जो शीर्ष स्थान पे मीटिंग हुई थी कि हर जगह पर के फिजिकल चेकअप किया जाएगा और जो धीरे धीरे ये अपने पुराने जगह पे चले जाएंगे। अभी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है या मुझे जानकारी पूरे सोर्स से पता लगती है, चाइना की जो भी ट्रुप्स हैं वो हर जगह से ठीक प्रकार से वापस नहीं गए हैं। यहाँ तक कि जो बात कही जा रही कि गलवान वैली के अंदर भी वो पूरी तरह से हट गए हैं, ये भी मुझे शक है कि वो पूरी तरह से हटे हैं। हो सकता है कि वो रिवर बेड के ऊपर से हट गए हों, पीछे चले गए हों, लेकिन वो अभी भी अपने रिजर्व्स के ऊपर यानी हाइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। यही हाल आपके हॉट स्प्रिंग इलाका में है। और जहां तक कि पोंगसे लेक का इलाका है, जहां पे फिंगर 4 और फिंगर 8 जो कि हम लोग का पुराना पॉइंट्स होता था, वहां ट्रुप्स नहीं होते थे, अभी भी वहां पे वो बंकर्स में हैं। तो सिचुएशन जो है धीरे 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 विड्रॉल हो रहा है। और जैसा कि ये WCMC जो आपकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स में कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे हट रहे हैं, जरूर हट रहे हैं, लेकिन पूर्णतः यह अभी तक नहीं है और कितना हटेंगे उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है भारतीय की सेनाएं जो हैं अभी तक उनके कांटेक्ट में हैं और उनका कांटेक्ट अब सुदृढ़ रूप से बढ़ता ही जा रहा है। हमारी सेनाओं का कांटेक्ट अच्छी तरह से बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी ये मानसून आ चुका है, इसके बाद विंटर्स आएंगे और जुजीला पास जो कि विंटर्स में काफी क्लोज हो जाता है, मूवमेंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो अगर ट्रुप्स हमारे जुजीला पास के उस तरफ रहते हैं तो उनके लिए हमें 6 महीने के लिए रसद जरूरी है, उनके लिए 6 महीने के लिए लड़ाई की सामग्री जरूरी है, उनके लिए एयरपोर्ट एयर सप्लाई की जरूरत रहती है। और आपको एक चीज और ध्यान में देना होगा कि जो इलाका है उस पे भारत को एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफे से दुश्मन का वार झेलना पड़ता है। यानी कि अक्साई चीन का जो भी इलाका है और बाएं तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इन सबको देखते हुए भारत को एक अच्छी सी रणनीति की तरफ जाना पड़ेगा। रणनीति जो पहले की थी, इनकी 62 वाली जो कहानी थी वो फिर से चलती रही है और हमेशा चाहिए है। बिल्कुल चाहिए। अभी आपके उसमें मैंने देखा शुरू में ही किसी ने कहा है। जी ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। सर प्रमोद जी क्या लग रहा है, क्योंकि बातचीत जी सर लौटूंगी आपके पास। प्रमोद जी से जरा सवाल लेती हूँ। प्रमोद जी क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर है, कभी ये बात सामने आ रही है कि चीनी सेना पीछे हट रही है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे सैनिक पीछे हट रहे हैं, ये पीछे हटने की बातचीत आ रही है, लेकिन पटल तक बातचीत पहुंच रही है, उसके बाद भी ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है। क्या इसका कारण आप मान रहे हैं? बातचीत तो रहती है और रहनी भी चाहिए। इवन जब हमारा कारगिल का ऑपरेशन चल रहा था तब भी हम बातचीत कर रहे थे और शहनवाज शरीफ को हमने यहाँ स्वागत करके उनको चीनी बेच रहे थे। बातचीत होना एक अलग बात है और उसका कोई सोल्यूशन निकलना एक अलग बात है। आपने अभी एक पहला सवाल पूछा, 3 सवाल आप इस मुद्दे में लेके चली हैं। आपने पहला सवाल पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये सुलझेगी कैसे। तो उसको सुलझने से पहले हमें देखना होगा कि ये उलझी क्यों थी। और इसके उलझने के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारी वर्तमान सरकार ने पहले ही दिन से ये चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि वो पीओके पर
और अक्साई चीन पर कब्जा करेगी या उसको वापस लेगी। बेशक लेना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा ही क्षेत्र है, हमारी संसद ने उसको पार किया है, लेकिन उसको कब्जा करने से पहले इस तरीके के बयान देना और उत्तेजक बयान देना वो दुश्मन को सचेत करता है। अभी एक पेंटागन का रिसर्च पेपर छपा है जी, हालांकि उनका कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है चाइनीज डॉक्ट्रिन 2015। तो अगर आप सोचते हैं कि ये 2 दिन में तैयार हो गया होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2015 से वो इसके लिए तैयारी कर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने नहीं बताया हो, ऐसा भी नहीं है कि हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने नहीं बताया हो और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सैटेलाइट्स ने नहीं देखा हो। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि हमारी सरकार उस वक्त तक क्यों उसको इग्नोर करती रही जी, जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और नो डाउट बातचीत है, बातचीत ही अंतिम सॉल्यूशन है। युद्ध के बाद भी बातचीत ही होनी है तो हम पहले ही बातचीत करके क्यों न निपटा लें। बिल्कुल ऋषभ, इसका जवाब है आपके पास, क्योंकि बातचीत शुरुआत से ही बीजेपी पर यही सवाल, सरकार पर यही सवाल उठ रहे हैं कि जब ये नौबत ही क्यों आ पाई, पहले ही इसे अगर क्यों नहीं हटा लिया गया, पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठ रहा है और आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि शुरुआत भी हमने इसी से करी कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते आए कि कोई सेना पीछे आगे आई नहीं है। जब आगे आई नहीं तो सवाल यही उठ रहा है कि फिर किस बात पर ये बार बार खबरें आ रही हैं कि चीनी सेना पीछे हट रही है, थोड़ा भारत की सेना पीछे हट रही है, ये सवाल ही क्यों उठ रहा है और ये नौबत क्यों आ गई आज? सबसे पहले बोलना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी दीपाली जी, 2 पहलू पे आपने बात करी। एक तो विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है, दूसरी बात आपने करी है कि ऐसा नौबत ही क्यों आ रहा है। तो मैं विपक्ष पे बात में जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर पहले बात कर लूं। ऋषभ, 1 मिनट में आपको रोकूंगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, 1 सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब अनुज यात्री जी भी, कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ जी बोलिए अपनी बात। जी जैसा कि आप चाइना का हिस्ट्री अगर निकाल लेंगे तो जो विशेषज्ञ आपके चैनल पे बैठे हैं वो बिल्कुल से करें, उनपे कभी भी पूर्ण तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सका है इतिहास को भी देखते हुए। तो ये आपको मैं 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारे सरकार का मोटो और विजन बिल्कुल क्लियर है। तभी वहां पे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विस्तारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी और विस्तारवाद की कूटनीति भी अब नहीं चलेगी, अब कुछ चलेगा तो विकासवाद चलेगा। एक कड़ा संदेश वहां पे बिना नाम लिए भी चाइना को देने का काम हमने किया है। अब जहां तक बात आती है कि जिस तरह का हरकत वहां पे, चाहे पेंगुइन बॉर्डर पे हो, चाहे गलवान घाटी की बात हो, जो लेक पे इशू दिख रहे हैं, जो तोप खड़े रहने की बात कहीं से निकल कर आ रही है, जो सिनेरियो आ रहा है, तो मेरा मानना है कि चाइना अपने हरकत से, चीन अपने हरकत से बाज नहीं आता है। वो कभी ना कभी कहीं किसी भी देश के अंदर एक वाइब्रेशन मोड लाने की कोशिश करता है जिससे देश के अंदर कहीं ना कहीं खलबलाहट मची रहे, लेकिन वो शायद भूल रहा है कि जो सिनेरियो वो करते आया और अब के समय में बहुत अंतर है। हमने मजबूती से हर रूप से, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हर देश को जवाब दिया जिसने भी देश को बदनाम या देश को परेशान करने की कोशिश की है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, विपक्ष की जो बात आपने कही कि विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, मुझे खुशी होता कि अगर विपक्ष सवाल चाइना की एक्टिविटी पे भी करता और चाइना से भी सवाल करता, लेकिन दुर्भाग्य है दीपाली जी, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि 2008, मैं रिसेंट की डेटा बता रहा हूं आपको, 2008 में ही राहुल जी चाइना पे जाके नूडल्स खा रहे थे। उस समय जो एक एग्रीमेंट होना था उस पे भी उन्होंने अपनी क्या रखी थी, देश की जनता के सामने है। और 1962 से पहले 1958 हो, 1954 हो, चाहे आप बारबुरी का एक्सटेंशन ले ले, चाहे आप कच्छ के अंदर एक्सटेंशन ले ले, किसने विस्तारवाद को बढ़ावा दिया है? ठीक है, आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, विस्तारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ये बात मान रहे हैं, लेकिन इतनी चीजें नौबत आ कैसे गई? अभी भी बात ये हो रही है, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइनीज ऐप है उसे बैन किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनियों को सीधे टेंडर डालने की छूट भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये चीजें कैसे आ गई? अभी भी ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर अभी भी टेम्पररी कैंप लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अगर वहां पर सीमा पर ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी चीन एक्टिव है और हम नहीं रोक पा रहे हैं।
देखिए जो हॉस्पिटल्स और जो कैंप की बात कही जा रही है, आऊंगी अनुज जी, एक सेकंड। स्टेटमेंट अभी फिलहाल नहीं है, फिर भी मैं आपको नहीं, एक सेकंड दीपाली जी, अगर ऐसी बातें हो भी रही है तो आप इसमें एक पहलू को ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के एक्शन का ये रिएक्शन हो सकता है कि अगर भारत एक्शन लेने जाएगा तो हम बचे कैसे। तो इसलिए हो सके चाइना डर के लिए भी कर रहा हो, आप इसको इस रूप से भी नहीं देख सकते ना केवल कि चाइना अटैक की मूड में हो या भारत पीछे हट रहा है, ऐसा नहीं है। अगर चाइना ऐसा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चीन ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है कि वो डर रहा है कि अगर भारत किसी वक्त हमारे गलत नीतियों पे एक्शन ले लिया तो हमें बचना कैसे होगा। तो चलिए ठीक है अनुज जी, क्या वाकई ऐसा स्थिति आप मान रहे हैं कि अब चीन डर रहा है, चाइना डर रहा है, जिसकी वजह से अब ये भी सामने आ रहा है कि अब एक तरफ ये भी खबरें आ रही है कि पीछे हट रही है सेना, दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि टेम्पररी वहां पर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कैंप बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। सरकार की तरफ से देश की जनता के सामने जो है एक बार झूठ बोलना और जनता को ये इस प्रकार का विश्वास दिलाना कि हमारी सीमा में पहले प्रधानमंत्री जी ने 18 जून को जो है ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोल दिया कि चाइना की ना हमारे सीमा में वो आए हैं ना उन्होंने कोई कब्जे था, जबकि वास्तविकता सबके सामने है आज भी कि चाइना लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा अंदर हमारे सीमा क्षेत्र में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो ये 2 महीने से विवाद किस बात का चल रहा है? क्यों लगातार वहां पर जो है चाइना की उनकी सेना के साथ और जो है उच्च स्तरीय वार्तालाप चल रहा है? क्यों हमारे 20 सैनिकों को वहां शामिल, क्यों हमारे 20 सैनिकों ने चाइना की सेना ने मार, और हम एक ये भी बोलते हैं कि हमारे भी सैनिकों ने उनके जो है 45 सैनिकों को मार दिया। तो आखिर झगड़ा किस बात का है? अगर वो चाइना हमारे क्षेत्र में नहीं होता तो हम उनके क्षेत्र में घुसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्षेत्र में, और सैटेलाइट इमेजेस को झूठ नहीं बोलेंगे, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं लगातार दिखाया जा रहा है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पेंगोंग त्सो में जो है चाइना ने अपने जो है बाकायदा अपने कैंप्स लगा दिए हैं, अपने आर्म्स और एम्युनिशंस के हिसाब से उन्होंने टैंक्स भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स भी बना दिए हैं, हेलीपैड्स भी बना दिए हैं, सब कुछ आ रही है। उसके बाद भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या किसको धोखा दे रहे हैं? देखिए चाइना हमारे क्षेत्र में आ गया है, हमारे देश की सीमा में घुस करके उसने कब्जा कर लिया है, और हम ये कहकर अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो वो पीछे क्यों हुआ? कहाँ से पीछे हुआ? क्या वो अपनी टेरिटरी से पीछे हुआ? सरकार की बातों में खुद ही एक विरोधाभास है। सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं सर? बिल्कुल ऋषभ जवाब दीजिए। 2 महीने से मैं 10 सेकंड और लूंगा, 2 महीने से ऊपर होने जा रहा है इस झगड़े को लिए। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी खुल करके एक बार चाइना का नाम नहीं लेते। एक मिनट ऋषभ पूरी बात करने दीजिए। कोई भी सवाल उन्होंने कहा मैं नहीं सुन पाया। अनुज जी, ये ऋषभ जी, अनुज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग ये कह रहे हैं कि चीनी जब 2 महीने से ये जो बातचीत का दौर चल रहा है, जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई घुसा ही नहीं है, तो फिर किस बात की बातचीत हो रही है? किस बात के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, रक्षा मंत्री वहां पहुंचे? ये सवाल कर रहे हैं अनुज जी। देखिए सिंपल से स्पष्ट ये है कि अगर कोई सीमाएं होती है तो दोनों तरफ सैनिक रहते हैं। एक इंटेंशन होता है कि उनकी एक्टिविटीज देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो आगे क्या रणनीति कर सकते हैं। इतनी गतिविधियों से दोनों इलाके के सैनिकों को खबर रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज एबनॉर्मल दिखी होंगी, तो जाकर सेना अधिकारियों ने डिफेंस को आगाह किया होगा और उस पर ये चीजें सारी निकलकर फिर आनी धीरे धीरे 1 by 1 आने शुरू हुई। इसका ये मतलब नहीं कि अगर जैसा मैं भी मीडिया में देख रहा हूँ, लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा नहीं तो पीछे गया कौन। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई घुसा कोई नहीं, कोई अगर इंटेंसली इंटर करने की भी बात कर रहा है तो उसे पीछे ढकेलना भी पीछे भेजने के बराबर होता है। तो हमें ये पहलू को, ये तर्क को समझना होगा कि अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती आने की कोशिश भी कर रहा है तो कोशिश को भी जब आप पीछे करेंगे तो वो पीछे जाना ही कहलाएगा, वेलकम नहीं कहलाएगा। इसका ये नहीं मतलब कि आपके घर को इंटर कर गया हो। तो कृपया करके अनुज जी इन चीजों को भी समझे कि भारत अपने एजेंडे पे, अपने स्टेटमेंट पे बिल्कुल कायम है कि इस देश में अब वो जमाना गया कि कोई भी समझौता करके विस्तारवाद के तहत अपना पैर खड़ा लेगा। एक मजबूत सरकार है और देश को मजबूत करने के लिए ये सरकार हर वो काम करेगी। आज मैं आपके चैनल से बाकी जनता को भी इसके लिए स्वस्थ करता हूँ।
कर्नल आरपी सिंह जी, सर ये बताइए कि यहाँ पर ये जो सवाल उठ रहा है, क्या अभी भी जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और हमें सतर्क रहने की जरूरत है और क्या चुनौतियां और हो सकती हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है वो सतर्क रहने के लिए ही नहीं बल्कि एक तरह से जमावड़ा की स्थिति पे आ गए हैं हम लोग। और वहाँ पे चाइना के जो ट्रुप्स हैं काफ़ी वहाँ पे उपस्थित हैं यानी हैं, और उन्होंने जो कुछ भी बातें आप लोग बता रहे हैं वो तकरीबन सही हैं और सही पाई गई हैं, और इसका प्रूफ भी सैटेलाइट इमेज के द्वारा भी आ चुका है। रही बात है कि चाइना कितना पीछे हटेगा और भविष्य में हटेगा कि नहीं हटेगा, इसके ऊपर जो डाउट है वो है, और मेरे समझ से सैनिक होने के नाते ये कन्फर्म्ड है। जो कुछ भी हुआ है एक तरह से समझ लीजिए ये हरकत किसी वजह से हुई है जिसमें नकारापन की कहीं न कहीं पे है, और उसको ये अभी पता करने में जो भी है वो गवर्नमेंट की कार्रवाई है वो पता करेंगे। रही बात ये जो स्थिति है, चूंकि विंटर्स में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काफी लंबा हो जाता है, भारत की सेनाओं के लिए काफी कठिन हो जाता है, इसीलिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। और जहां तक उम्मीद है कि इतनी सेनाएं होंगी कि चाइना की किसी भी तरह के अगली कार्रवाई को वो रोक सकें या उसमें आगे की कार्रवाई कर सकें। जहां तक मैं समझता हूं, मेरे समझ से और आगे की स्थिति जो है, बल्कि एक तरह से एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एक एलओसी में कन्वर्ट हो सकती है, लाइन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल के ऊपर हो सकती है। क्योंकि अगर चाइना का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विंटर्स में उनको परेशान करता है फिर भी वो नहीं हटते हैं, तो भारत को एक ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि चाइना को तिलमिलाहट हो और नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। और भारत क्या एक्शन करने वाला है और क्या करेगा इसकी जानकारी हमें नहीं है, ना हम बता सकते हैं। लेकिन आपको इतना हम बता दें कि भारत छोड़ेगा नहीं चाइना को बढ़ते हुए इस एक्शन को, और उसको एक ऑफेंसिव या आगे की कोई ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा। इतना कंफर्म है कि पोंगसांग लेक के ऊपर जो उन्होंने फिंगर 4 जो 8 तक हम लोग जाते थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। जहां तक गलवान वैली है उसके ऊपर वो उन्होंने भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। और पाकिस्तान चाइना के साथ मिला हुआ है। रही बात यह कि विश्व का जो भी सहायता मिल रही है, मेन रूप से हमें मिल रही है हिंद महासागर के ऊपर समुद्री स्थिति पे, और आर्थिक रूप से अगर यही कंटिन्यू रहा और उसकी चाइना की जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से दबाव बढ़ता रहा तो भारत को इसमें सफलता मिलेगी। और भारत की सीमाएं, इतना आपको मैं फिर से बताना चाहूंगी, भारत की सीमाएं पूरी तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक है, और भारत कहीं भी एक्शन कर सकता है, चाइना कहीं भी एक्शन कर सकता है। और भारत को एक ऐसे एक्शन की सख्त जरूरत हो कि जिससे चाइना अगर ऐसी गंदी कार्रवाई कर सकता है तो टिट फॉर टैट इंडिया को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, इंडिया को भी टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, प्रमोद जी से भी इसका जवाब लूंगी और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ड्रैगन की चाल पर, क्योंकि लगातार कभी ये खबरें आ रही हैं कि चीन की सेना पीछे हट रही है, लेकिन वहां पर एक्टिव भी नजर आ रही है। बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि इस बातचीत का जो दौर जारी है उसमें एक सकारात्मक यहाँ पर बातचीत सामने आए और ये जो स्थितियां हैं अभी भी गंभीर वो सुलझ सके। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रमोद जी का रुख करती हूँ। प्रमोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से कर्नल आरपी सिंह बता रहे थे कि भारत बहुत अच्छे से जवाब देगा, आप क्या मानते हैं? क्योंकि कोशिशें बहुत हुई हैं, जिस तरीके से चाइनीज ऐप को बैन किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकारी कंपनियों को सीधे टेंडर देने की इजाजत भी है। ऐसा कुछ खबरें भी आ रही हैं। क्या सच्चाई है ये तो नहीं सामने है, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि ये जो चाइनीज ऐप को बैन किया गया है वो टाइम बीइंग के लिए किया गया है। क्या ये दबाव बनाने की जो कोशिशें की गई हैं ये कितनी सफल हो सकती हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या कंडीशन आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो अभी आप इससे पहले एक ऑनरेबल पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमें 1962 की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि 1962 हुई क्यों,
हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये विदेश नीति की सबसे पहली कंडीशन होती है। हमने 62 में विश्वास किया, अटल जी ने 99 में विश्वास किया, और हम 70 साल से नेपाल पर भी विश्वास करके बैठे थे। आज वही नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल। कर्नल साहब बहुत सुलझे हुए सैनिक हैं और उनकी अपनी मर्यादा है बोलने की, लेकिन उन्होंने इशारों में वो सब कुछ कह दिया जो उनको कहना चाहिए था। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ बर्फ पड़ जाएगी और उसके बाद हमें दिक्कत होगी, लेकिन सर इससे पहले भी तो हम सियाचिन में लड़ते हैं, और हम इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि दौलताबाद गोल्डी के रास्ते से ही सियाचिन को हमारी रसद जाती है। उस रास्ते को आज बंद कर दिया गया है। कल को हमें वहां रसद पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, और हम बाई एयर भी वहां हफ्ते में ज्यादा 1 या 2 दिन ड्रॉप कर सकते। उसके अलावा हमारी टोटल 4057 किलोमीटर की सीमाएं हैं, स्थल सीमाएं। अगर वो उन्हीं सभी सीमाओं पर अपने सैनिक बिखरा देता है, हमारी गलती ये है कि हम इस टाइम सिर्फ लद्दाख पर अपने को केंद्रित करके बैठे हुए हैं। हमें बाकी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपने पड़ोसी देशों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे विरुद्ध रहा ही है, और पाकिस्तान की और चीन की स्ट्रेटेजिकल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है। अगर पाकिस्तान युद्ध करेगा तो चीन उसको अपने ऊपर हमला मान लेगा। हमें उस चीज को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। मेन मुद्दा यही है इस झगड़े का कि चीन किसी भी तरीके से अपना सीपेक बचाना चाहता है, और अपने सीपेक के ऊपर कोई भी हमला ना हो या कोई भी उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो ग्वादर पोर्ट तक, वो उसको बचाना चाहता है। हमने बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन हम फिर सो गए। तो हमें वो उठाना ही नहीं चाहिए था अगर हम तैयार नहीं थे। उसके बाद एक गलती हमारी और है कि हम अमेरिका की बंदूक क्यों ढो रहे हैं। अगर हम एशियन कंट्रीज में, या जिसको वो आज इंडो पैसिफिक सी कह रहे हैं, इसको 1971 से पहले वो पाक पैसिफिक कमांड बताते थे। उस कमांड में 4 क्वाड्स कंट्रीज हमारी बनी हुई हैं। हम उस कंट्री के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना है। तो हम अमेरिका का अगर पिटलग्गू बन के और उसके लिए कोई लड़ाई लड़ने जाते हैं तो ये हमारी कूटनीतिक हार होगी, और हम ये मानेंगे कि हमने अपनी विदेश नीति को पेंटागन के पास गिरवी रख दिया। ऋषभ, जवाब है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कुछ बयान भी आए थे, इससे पहले भी यहाँ पर कहा था प्रमोद जी ने कि कुछ ऐसे बयान दिए गए जिससे हमने कहीं ना कहीं न्योता दे दिया कि अक्साई चीन पर हम कब्जा करके रहेंगे, अक्साई चीन हमारा है। गलवान घाटी को लेकर भी बहुत सारी बातें आई, तो हमने ऐसे मानते हैं कि सरकार ने ऐसे कुछ बयान भी दिए जिससे कि न्योता मिला और चीन इससे बौखलाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात को सुन रहा था, इनमें 2-3 बातें मुझे लगता है कि ऐसी कहना बिना किसी तर्क पे सही नहीं रहेगा। पहली बात तो ये कि भारत पिछलग्गू का काम नहीं करता है। भारत काफी मजबूत देश है, और हमारे एक प्रथा है ये अतिथि देवो भव। अगर कोई भी हमारे देश में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और हमारी ये संस्कृति हमें सिखाई है कि हमें उनका स्वागत एक अतिथि को देव समझकर किया जाए, तो उस पहलू पे अमेरिका ने अगर भारत के साथ अच्छी दोस्ती की पहल की बात कही है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र नीति के तहत उसे वेलकम किया था। इसे पिछलग्गू कहना आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमेशा इन बातों को उठाना शुरू किए हैं कि आत्मनिर्भर बनने की हमें जरूरत है। अगर हम एक मास्क से लेकर AK-47 से लेकर बड़ी तोप तक आत्मनिर्भर अगर हम बनते चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी देश की जरूरत हमें अगर बहुत सारे की बात में पड़ने की वाली है। ठीक है, शुरुआत देश में हुआ है, ठीक है, आत्मनिर्भर की बात का मैं ठीक है मान रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जब यही बात थी तो कई ऐसे माल आए हमारे वहाँ से जिसे हमें मजबूरन लाना पड़ा, क्योंकि अगर हम रोकते तो हमारे बिजनेसमैन जो यहाँ पर हैं वो परेशान होते, और अभी भी इसका नुकसान यहाँ के लोग झेल रहे हैं, जिसके लिए बिना किसी तैयारी के सरकार ने कदम उठाया है। ये हमारे दोस्त ने एक सवाल पूछा है, एक सवाल किया है या जवाब दिया है कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे जानना चाहता हूं कि अगर हम पिछलग्गू नहीं हैं
तो हमारी वर्तमान सरकार ने किस दबाव में आकर कौम कासा का समझौता किया है और कौम कासा समझौते के साथ जुड़े हुए तीनों समझौते किए हैं, जिसमें अमेरिका कभी भी हमारी सैनिक अड्डों को और हमारे नागरिक अड्डों को अपने इस्तेमाल में ले सकता है। ऋषभ जी। सर नहीं, मैं तो दोनों बातों को बता रहा हूँ। पहले पे आपके बातों को दीपाली जी मैं बता दूँ, उसके बाद इनकी भी बातों को डेफिनेटली बताऊंगा। आत्मनिर्भर कोई कानून नहीं देश के अंदर दिया गया है। सर बोल लेने दीजिए, आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आत्मनिर्भर को एक कानून थोपा नहीं गया, ये प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में अगर स्टार्ट हो रहा है तो अभी नहीं कुछ साल बाद इसका असर दिखेगा। तो एट ए टाइम अगर हम चीजों को मान के बैठ जाए तो तकलीफें होंगी, तो ये मैं समझता हूँ। तो भविष्य इसका क्या है वो देखना है। अभी इनकी बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा समझौता और काफी कुछ बात इन्होंने कही। अगर देश हित के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू की जाती है, जो काफी कॉन्फिडेंस पता होगा कि उनकी चाहे सीएसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनडीपी हो। सर बोल लेने दीजिए सर, आपकी बातें मैं समझ चुका हूँ। चाहे एनडीपी हो, नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट पे जब चर्चा होती है तो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो देश के सुरक्षा, चाहे बाहरी या भीतरी, दोनों को देखते हुए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। इस पे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इशू ये है कि अभी हमें इसके थ्रू कितना मैसेज देना है और समय तक डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे सरकार हो, ये अपने आप को ताकतवर दिखाए। भारत कमजोर नहीं है। चलिए ऋषभ, मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि अभी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन हम अनुज जी का रुख करते हैं। अनुज जी, प्रो चाइना की नीति को तो कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया, आगे धीरे धीरे आप आगे पहले आपने किया और वही अब एक्सटेंशन अब बीजेपी कर रही है। भले आप इतना आवाज उठा रहे हो चाइना को लेकर, लेकिन पहले आपने भी रिश्ते बहुत अच्छे करके रखे थे, बार बार दौड़ के आप भी चीन जाते थे। देखिए, हम लोग बिल्कुल इतना चाइना के साथ कभी भी इस तरह से सरेंडर नहीं हुए जिस तरह से ये सरकार, वर्तमान की सरकार जो है चाइना के आगे सरेंडर हुई है। चाइना दौरे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर चाइना दौरे में कोई गए हैं प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी गए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहते गए हों या प्राइम मिनिस्टर रहते गए हों। ये सबको मालूम है कि एक कौन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहते हुए या कौन सा नेता ऐसा चाइना गया है। हमारे तो नेताओं, प्रधानमंत्री की आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1 या 2 बार से ज्यादा कोई नहीं गए। 9 बार कौन चाइना गया वहां से और उनको किसने बुलाया? आप बिना एजेंडा के चाइना जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां पे जाकर के मिलके आते हैं, अहमदाबाद में बैठ करके उनके साथ। अनुज जी, जब ऐसे मुद्दे होते हैं, देश हित के जो मुद्दे होते हैं, उस पर इस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ क्यों नजर आता है? क्यों यहाँ पर एकता वाली बात नहीं की जाती है? क्यों यहाँ पर इतने सारे सवाल आप ही बैठकर इतने दाग देते हैं कि यहाँ पर जो एकता है देश की वही दिखाई नहीं देती? अब देखिए, अन्य दलों के बारे में तो दीपाली जी मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी देश की अखंडता और एकता और सुरक्षा का सवाल है। अगर उसका सुरक्षा का प्रश्न होता है तो हमारे को सरकार के पहले ही हमने बोल दिया था कि जहां तक सवाल है हम सरकार के साथ खड़े। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से बोल दिया था जब ये विवाद उठा था कि आप जो भी एक्शन कार्रवाई करेंगे चाइना के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई कीजिए। जनता इस समय देखना चाहती है, हम चाइना को अपने ऊपर हावी होते नहीं देख सकते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने भी हाल ही में जो है सरकार को कल भी चेताया है कि आप चाइना की चाल के ऊपर समझिए, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना ये जो विस्तारवादी जो नीति है, जो वो गलवान घाटी से और पेंगोंग त्सो लेक से जो हमारी तरफ बढ़ा है, वो केवल वहीं तक के लिए सीमित नहीं है। उनका एक तीर से कई निशाने खेला है। वहाँ देखा जाए तो कश्मीर में यहाँ से हमको उलझाए जाने के चक्कर में कश्मीर में जो है पाकिस्तान के साथ खेल खेलना चाह रहा है। हमारे जो हाईवेज का जो निर्माण जो कांग्रेस की सरकार ने जो बढ़ावा दिया था, जो हमारा हाईवेज का जो जाल बॉर्डर के पास जो हमने बनाया था, जो वर्तमान सरकार जिसको आगे लेकर चाइना उससे भी लगातार परेशान है। उन सबको देखते हुए चाइना सरकार पे दबाव डाल रहा है कि हम लोग अपने कदम पीछे करें। आज देखिए 1962 की बार बार बात आती है कि 1962 में हम चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, तो 1962 में सबको पता है कि हमारे पास क्या था, हमारे देश के पास हम लोग कितने, हमारे पास हथियार थे, हमारे पास कितनी बड़ी सेना थी, हमारे पास कितना वो हथियार थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 70 सालों में बीते सभी सरकारों ने, विशेषकर कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा अगर काम किया। ये भी तो मानेंगे कि सरकार ने इतना बड़ा कदम किस तरह से उठाया है, क्योंकि स्थिति पता है सबको कि भारत की क्या है, सब जगह आर्थिक स्थितियां क्या है, उसके बावजूद अगर चीन के सामानों को
बैन करना, ऐप को बैन करना और इतना मजबूत कदम उठाना, ये एक सरकार का एक अच्छा कदम ही माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्थितियां क्या है और कितनी चीजें हम पर निर्भर थी चीन पर। उसके बावजूद ये एक जवाब देने का ही तो तरीका माना जाएगा। देखिए, जवाब देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सरकार से। हर जो है न केवल कांग्रेस पार्टी विपक्ष के होने के नाते बल्कि एक बात ही इस समय अपेक्षा कर रहा है सरकार से कि मैं वही बात दोहराता हूँ, अपनी आगे पूरी करता हूँ कि आज हम 1962 वाली स्थिति में नहीं है। हम बहुत मजबूत देश हैं, हमारी सैन्य ताकत चाइना से बहुत कम नहीं है, बिल्कुल लगभग उनके बराबर खड़े हैं। अगर हम देखा जाए तो हम किस बात से ले चाइना से करें? हम उनको टक्कर से उनको जवाब दे सकते हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और चाइना आज की डेट में व्यापार को लेकर के सबसे ज्यादा हमारे ऊपर निर्भर है। आज हम क्यों नहीं उनसे व्यापार के सारे संबंध तोड़ देते हैं? क्यों सरकार अभी भी उनको जो है ये जो विवाद होने के बावजूद भी उनको 1168 करोड़ रुपए का जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? उसके बाद भी अभी भी तमाम जो है भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में चाइना की भागीदारी चल रही है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, कितने उनके कॉन्ट्रैक्ट में काम चल रहे हैं। हम एक तरफ उनसे नाता तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सरकार खुद ही उनसे जो है उनको मजबूत करती है। और देखिए, वहां से बार बार बात चल रही है कि जी चाइना से लोग अब जो है ये कोविड-19 के चक्कर में जो पूरा विश्व उसके खिलाफ हुआ पड़ा है और विश्व के उद्योग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन उस पलायन होने का जो हमें लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि चाइना के बाद सबसे बड़ी अगर लेबर कोई प्रोवाइड करता है पूरे विश्व में तो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कही, इस पर बात करते हैं। ऋषभ, इसका जवाब है आपके पास? एक तरफ तो बैन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहे हैं, किस तरीके से जवाब देंगे चीन को? तो बातचीत नहीं हो पा रही है ऋषभ से। अब मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ दीपाली जी कि बात कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के साथ साथ, और हम आज ये केवल इस बात से हम खुश हो रहे हैं कि हमने टिकटॉक वाली लड़ाई छेड़ करके हम टिकटॉक से उनको बैन कर दिया और हमने उनकी जो ऐसी ऐप्स बैन कर दी है जो कि किसी के प्रयोग में भी नहीं आती। और उससे क्या हासिल हो जाएगा? चाइना हमारे क्षेत्र में घुस, चाइना ने हमारी जमीन कब्जा की और हम कहते हैं हम टिकटॉक की लड़ाई लड़ करके हम अपनी जीत कब दबा रहे हैं। हम उनको कहते हैं वो 20 किलोमीटर आगे या 1.5 किलोमीटर पीछे, तो हमने उनको धकेल दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अभी तक 4 बड़ी बैठकें जो है कमांडर स्तर की चाइना के साथ हो चुकी है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा जो के अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई, 4 घंटे की उसमें बात हुई। उसके बाद ये कहा गया कि चाइना पीछे हो रहा है। हम लोग सब खुश हुए, देशवासी सब खुश हुए, लेकिन नतीजा क्या आया? क्या चाइना पीछे हो गया? सरकार कोई खुल के जवाब नहीं दे रही है। अभी तक जो है चाइना से जो है कहीं ना कहीं बातचीत का वो चल रहा है और जो है लगातार चाइना हमको बातचीत में उलझाया जा रहा है। ठीक है, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। और चाइना और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी वहाँ पे जो सैन्य ताकत बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। ठीक है अनुज जी, बने रहे हमारे साथ क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ड्रैगन की चाल पर, और इस पर अब कर्नल आरपी सिंह, आप जो ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से अनुज जी बोल रहे थे कि यहाँ पर क्यों सरकार खुल कर नहीं बोल रही है, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं डंके की चोट पर चीन को घुसपैठ से रोका जा रहा है? प्रधानमंत्री का और अभी हाल में रक्षा मंत्री का भी वहां पे दौरा हो चुका है, इसलिए अब इस बात को पूरे देश को समझ में आ गया है कि यह स्थिति ऐसी नाजुक है जहां पर कि इस लेवल तक की कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि वहां पे नहीं हो रही है या सबको पता नहीं है, ये गलत होगा। रही बात है कि भारतीय सेना की जो स्थिति पहले थी वह एक तरह से LAC के ऊपर एक्चुअल कंट्रोल जहां पे था, हम लोग दूर बैठे हुए थे, सभी को दूर रहना है और 2 पुरानी संधियों के हिसाब से 2 किलोमीटर के अंदर सेना को वहां पे गोली चलाने या मिलने मिलाने की कोई बात नहीं है। रही बात लद्दाख के अंदर, बल्कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर के ऊपर सेना का जमावड़ा नहीं है, बल्कि वहां पे ITBP के ट्रुप्स होते हैं और वही थे उस समय जब ये इन्फिल्ट्रेशन या एक तरह से जमावड़ा चाइना का हुआ है। भारतीय सेना वहां बिल्कुल नहीं थी और ITBP के डायरेक्टर जनरल्स, इसको IPS ऑफिसर के खाकी रंग के लोग खाकी कपड़ों में वहां पे इसकी देखभाल करते हैं और भारतीय सेनाएं पीछे थी और कोविड ऑपरेशन के अंदर भी लगी हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है। तो भारतीय सेनाएं जब यह ऑपरेशन इनके नॉलेज में आया है तब जाकर के इन्होंने अपना जमावड़ा शुरू किया है और वहां तक स्थिति को कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी जब ये 16 बिहार का केस हुआ था। रही बात यह कि ये मेन प्रॉब्लम क्या है, ये इकोनॉमिक अफेयर जो पाकिस्तान के साथ आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जो POK के द्वारा जो आपकी जो ये सड़कें बन रही हैं और जाकर के
पैसिफिक ओशन की तरफ से इन्होंने चाइना ने अपने इकोनॉमिक जोन के लिए बना रही हैं, इसके लिए मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए उसके लिए डेप्थ के लिए यानी कि पीछे काफी जगह रहे, ये सब उन्होंने गलवान वैली और पोंगसे लेक की तरफ अपने कब्जे को बढ़ाना शुरू किया है। चाइना की ये नीतियां, ये हरकतें इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल। हर जगह हांगकांग, अक्साई चीन, आपके हिंद महासागर, आपके यहाँ तक कि उनकी पहुंच जो है आपके नेबरिंग कंट्रीज यानी पाकिस्तान, नेपाल, आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह पे, यहाँ तक कि मालदीव चारों तरफ हैं और जहां पे अपने बेसिस बनाते जा रहे हैं, जिससे कि इनकी टक्कर काफी रूप से बिल्कुल अमेरिका के बराबर रहे और देश में इनकी पहुंच रहे। चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारत के द्वारा किया हुआ बैन एक बहुत ड्रॉप इन ओशन है। आपने टिकटॉक बंद किया, सबने कहा मैं भी बंद कर रहा हूं, लेकिन कहीं बंद नहीं हुआ है। भारत में जरूर थोड़ा बहुत बंद हो गया, थोड़ा बहुत जरूर प्रभाव पड़ गया होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से चाइना के कहीं पे चाइना के जो इकोनॉमी है वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से आपको भारत के अंदर है। यहाँ तक कि बिग बास्केट जिसमें इंडियन इंडस्ट्री पैसे वाले चारों तरफ से लगाए हैं, चाइना के पैसे सिंगापुर के तरफ से आ रहे हैं, मॉरिशस से आ रहे हैं। तो चाइना के लिए ये सब चीजें हैं। चाइना का जो हमारा समझ है वो है कि इनकी लाइन जो है काफी लंबी है और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लंबे होने की वजह से चाइना को पोस्ट होल्ड करने में ज्यादा टाइम तक ये देखना होगा कि विंटर में पोस्ट होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो है चाइना के साथ बड़ी लंबी सरहद है जहां पर कि हम कहीं न कहीं पे समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी बाकी लोगों से भी यहाँ पर रिएक्शन ले लूं। ऋषभ, ये जो कह रहे हैं यहाँ पर कर्नल आरपी सिंह जी, वाकई ये समझना होगा कि इतना आसान नहीं है कि चाइना से सब कुछ यहाँ पर बैन करना, आर्थिक तौर से चाइना को कमजोर करना, क्योंकि अभी भी चाहे वो टिकटॉक हो और जिस तरीके से बास्केट की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्टली तौर पर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो कैसे दबाव बना पाएंगे चीन से? देखिए, ये इस बात से जी लास्टली मैं इस बार बस 2-3 बातें कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि टिकटॉक को बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन टिकटॉक को बैन करना और चाइनीज ऐप को बैन करना एक मैसेज जरूर है। और इसलिए जब मैं आत्मनिर्भर और बाकी चीज को मिला के एक मिसलेनियस बात अगर कहने की कहूंगा, तो भारत को अपने आप को मजबूत करने के लिए हर वो कदम आज के डेट में छोटे लेवल से उठाने की जरूरत है और इस पे सरकार फोकस कर रही है, जिसपे वो बाकी देशों पे ज्यादा निर्भर ना रहे। ये कहीं ना कहीं आप चाइना इसलिए अपना मनोबल बनाया हुआ रहता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली एक मार्केट अपना फैलाया हुआ है और उस पर अगर धीरे धीरे चोट लगेगा तो डेफिनेटली चाइना टूटना शुरू होगा। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और जो आपके नेशनल हाईवे में जो चाइनीज कंपनियां इन्वॉल्व थी उसको रोकने का भी काम किया गया है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई इकोनॉमिकली भी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने देश के अंदर भी तैयारी करने की भी जरूरत है। तो उसलिए हर चीजों को हम मजबूत कर जनता को बताना चाहते हैं कि ये देश स्ट्रॉन्ग हाथ में है और डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो जवाब देना भारत। ठीक है प्रमोद जी, एक ये भी सवाल है कि एक रक्षा मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो इसको किस तरीके से लेना चाहिए, क्या मैसेज जाता है? दूसरी बात ये है कि जो बातचीत का दौर जारी है इसमें कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं जिसकी वजह से चीन कहने के लिए तो पीछे हट रहा है, लेकिन अगर कहें तो फौरी तौर पर कोई राहत नहीं कही जा सकती है? नहीं, एक तो मैं कर्नल साहब ने जो भी बताया कि आईटीबीपी वहाँ पर देखती है, तो ये हमारा शुरू से नियम है और इंटरनेशनल नियम यही है कि अगर चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी देखती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ देखती है और नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी देखती है। तो अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज ही देखते हैं। सेकंड लाइन में हमारी आर्मी रहती है, क्योंकि आर्मी का काम संतरी का या ड्यूटी देने का नहीं होता, आर्मी का काम लड़ने का होता है और इस चीज को कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, जहां तक बात यह है जो आपने क्वेश्चन किया कि आगे इसका क्या संभव है और क्या संभावना है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना ने अगर आगे अपने कदम बढ़ाए हैं तो वो पीछे हटने के लिए बढ़ाए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा चाइना के साथ आज तक बॉर्डर ही फिक्स नहीं हुआ है। मैकमोहन लाइन को वो मानता नहीं है। 1993 और 2005 में हमने चाइना के साथ समझौते किए थे कि हमारी जो डिस्प्यूटेड
बाउंड्रीज हैं हम उसको अभी एज इट इज रहने देंगे अगली पीढ़ी के लिए, और हम तब तक अपने संबंध सुधारते हैं। और इन्हीं टर्म्स कंडीशन पर पाकिस्तान चाइना जो 14 देशों के साथ उसकी सरहद मिलती है, उसमें से 12 देशों के साथ उसने अपनी सरहद के तनाजे और अपनी डिस्प्यूट्स खत्म कर लिए हैं। क्योंकि हम लोग 6-7 साल से इस पर हमने कभी मीटिंग ही नहीं की, जो हमारा साझा सीमा वाला समिति थी या जो कमेटी थी उसकी कोई बात ही नहीं की। तो जैसे ही उसको मौका मिला चाइना को, कि जैसे उसको लगा कि हम लोग कमजोर हैं, हमारी सरकार अपने विवादों में फंसी हुई है, तो उसने आगे बढ़ के काम कर लिया। और फिर दूसरा, मैं अंतिम और लास्ट सेंटेंस में यही बताता हूं कि हमारी एक ही कमी है कि हमने इंडो पैसिफिक में अमेरिका की बंदूक उठाकर लड़ने का फैसला किया है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मलाका द्वीप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती अपने आप को वहाँ क्यों फंसा रहे हैं, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल अनुज जी आपसे और लेना चाहेंगे कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या करे, क्योंकि विपक्ष तो किसी भी चीज से संतुष्ट नजर नहीं आता है। देखिए, बात विपक्ष की संतुष्टि का नहीं है दीपाली जी, बात देश की सुरक्षा का है और देश की संतुष्टि का है। हम यहाँ पे इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम बार बार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये जो चाइना से विवाद का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है, बहुत चीजें पे हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन चाइना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज चाइना को कड़ा संदेश देने वाली बात है। हम टिकटॉक बैन करके संदेश देना नहीं चाहते, हम वो देश नहीं है कि हम केवल टिकटॉक बैन करें और उनको एक मूक संदेश दें। हमें एक करारा जवाब देने की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि चाइना लगातार हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। और कुछ नहीं तो हम अमेरिका से उन्हीं से ही सबक लेने। देखिए, अमेरिका की चाइना के साथ कोई सीधा सीमा विवाद नहीं है, कोई चाइना ने अमेरिका की जमीन पर कब्जाया नहीं है, लेकिन अमेरिका आज जो है पूरा जो एग्रेसिव होकर के चाइना के ऊपर उन्होंने अपनी जो है अटैकिंग मोड में आ गए हैं, क्योंकि उसने उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं उसके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, तो उसी की वजह से चाइना अमेरिका के सामने दबाव की मुद्रा में, और हम बिल्कुल साथ में हैं और हम तो उनसे पीड़ित हैं। हमारी उन्होंने जमीन कब्जाई, हमारे पास तो कोई ऐसा बहाना नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब ना दे सकें। हम केवल ठीक है शांति प्रिय देश जरूर हैं, लेकिन जब हमारी सुरक्षा की बात आएगी, हमारी आन शान और बान की बात आएगी, हमारे तिरंगे की जो कहते हैं हम आन बान और शान नहीं झुकने देंगे, हम देश झुकने नहीं देंगे, ये बात आती है तो सरकार के साथ पूरा देशवासी खड़े हैं। हमारी सेना आज विश्व में दूसरे नंबर पर है अगर सैन्य बल के हिसाब से देखें, तो किस चीज का डर है? सरकार को क्यों नहीं खुलेआम बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने एक बार 2 महीने में एक बार अब तक चाइना को सीधे तौर पर नाम देकर के बिल्कुल, ये तो आप सरकार जानती होगी कि क्या वजह है जो खुलकर नहीं बोला जा रहा है, और क्या इसके पीछे राजनीति है या फिर क्या कूटनीतिक यहाँ पर अभी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी लगातार, लेकिन चीन एक तरफ आगे बढ़ता है फिर पीछे हटता है, लेकिन उसके बावजूद उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।